वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से 2 मिनट लगा के उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सब सामने देखना। बेटा, हमने क्या बात करी थी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्रोवाइडेड की 2 शर्तें पूरी हो जाएं। क्या है वो 2 शर्तें? वो ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो आप बेटा उस कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो। लेकिन डज नॉट इंक्लूड पोर्शन। बेटा 6 चीजों को बाहर निकाल देता है, जिसमें से बेटा हमने कल 4 पढ़ लिए थे। आगे बढ़ाएंगे बात को। पहले पढ़ा था बेटा फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर who visit the country for the purpose of recreation, holiday, medical treatment, studies, sports conferences। याद आ रही होगी शायद सारी बात। ठीक है ना जी। आर ने एचएम की पढ़ाई करी और एसएससी का कोर्स किया। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे बेटा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। वेरले बेटा लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, वो इंडिया, उसमें बेटा एम्बेसी डाली मैंने और उसमें बेटा फॉरेन स्टाफ डाला मैंने। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, काम करने वाला रशियन। सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया होती है, तो उसमें काम करने वाला कैसा कोई इंडियन बन सकता है? ठीक है ना। और वो ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रशिया ही बना रहेगा। और बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कल कि अगर इंडियन काम कर रहा हो तो क्या? इसका अभी आंसर आज मिलना बाकी है। ठीक है, इतनी बात। फिर बेटा हमने बात करी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WHO, UNO, दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। ये किसी देश की रेजिडेंट नहीं मानी जाती बेटा, ये किसी इंटरनेशनल एरिया की रेजिडेंट मानी जाती। उसके बाद बेटा हमने बात करी थी एम्प्लॉई ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। एम्प्लॉई ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच बिलोंग। बेटा जिस देश को आप बिलोंग करते होंगे उसी के रेजिडेंट बने रहोगे। कल मैं बात कर रहा था बेटा WHO का ऑफिस है इन इंडिया, इसमें काम करने वाला अमेरिकन है। जिस देश को आप बिलोंग करते हो हमेशा उसी देश के रेजिडेंट बने रहोगे। ठीक है ना जी। पर बेटा ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पॉइंट है बेटा के एक्सेप्शन के साथ आता है। अगर बेटा इस एम्प्लॉय को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो क्या होगा? तो बेटा उस देश का रेजिडेंट बन जाएगा जिस देश में बेटा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है, यानी कि इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। इतनी बात हम कल कर चुके। कोई प्रॉब्लम है? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा अब फिफ्थ पॉइंट पर मैं जा रहा हूं, डज नॉट इंक्लूड के। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट में ना 3 अलग अलग बातें, तीनों समझना। बेटा बोलता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर provided their stay is less than 1 year, their stay is less than 1 year। बेटा जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा था ना कल और इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी, तो मैंने लास्ट में एक बात बोली थी बेटा कि इस पूरी डेफिनेशन में ना 1 साल की बहुत अहमियत है। वो आपको आगे जाके पता लगेगा, वो आज पता लगता ही रहेगा आपको। ठीक है ना। आज 2-3 जगह पे उस 1 साल का जिक्र होगा बेटा, वो आपको अहमियत पता लग जाएगी 1 साल की। और वो इस पॉइंट में भी पता लग रही है, देखो पढ़ो। डस नॉट इंक्लूड में लिखा है इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे। कौन कौन नहीं बनेगा? क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर। प्रोवाइडेड, ये कब नहीं बनेंगे उसकी शर्त भी लिखी है। प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, इन सबका स्टे 1 साल से कम होना चाहिए। व्हाट इफ की अगर स्टे 1 साल से ज्यादा हो गया तो दे आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ना नॉर्मल रेजिडेंट बनने की शर्त है इनका स्टे 1 साल से कम होना चाहिए। अब आपको देखो नॉर्मली इनका स्टे 1 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आप नॉर्मली सोचो तो लो मैं समझाता हूँ कैसे। बेटा इंडिया में कोई फॉरेन वेसल आया, मैं कहता हूँ बेटा मुंबई पोर्ट पर खड़े हुआ एक वेसल आता है मुंबई पोर्ट पर और बेटा सामान उतारना शुरू करता है। आप खुद समझो क्रियो आया, कितनी दिन रुक जाएगा भैया फॉरेन वेसल?
काम धाम नहीं है कि कोई 5 दिन रुक जाओगे, 4 दिन रुक जाओगे, 6 दिन रुक जाओगे, अनलोडिंग कर दोगे, लोडिंग कर दोगे सारे सामान की, कितना रुक जाओगे? आई होप किसी भी हाल में 1 साल नहीं रुका जा सकता। तो वो सही तो कह रहा है, अगर क्रू मेंबर आ रहे हैं किसी फॉरेन वेसल के साथ, अगर उनका स्टे 1 साल से कम है तो इंडिया के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। और अगर बेटा गलती से उनका स्टे 1 साल से ज्यादा है तो समझ लेना उन्होंने इंडिया में काम धंधा ढूंढ लिया भाई, और बहुत मोटी छपरी है, तभी नहीं जाना चाह रहे अपने देश वापस। तो बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट इंडिया आ रहा होगा, फिर तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होने चाहिए। खुद सोचो, कोई नॉर्मल ऐसा सरकमस्टांस है कि क्रू मेंबर आया फॉरेन वेसल के साथ 1 साल से ज्यादा रुक गया? कोई भी नॉर्मल सरकमस्टांस हो ही नहीं सकता ऐसा कोई नॉर्मल सरकमस्टांस। एक्सेप्शनल केसेस में तो यहाँ रुके होंगे, मतलब काम धंधा मिल गया होगा तभी तो रुके होंगे। अगर काम धंधा मिल गया फिर तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया, फिर तो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, फिर गलती क्या है? ये बढ़ाएं बात को आगे बाबू। उसके बाद है कॉमर्शियल ट्रैवलर्स। बेटा कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई ट्रैवलर इंडिया आया, इंडिया अपॉर्चुनिटी ढूंढने आया, या तो अपने फिनिश गुड्स बेचने की, या इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदने की, या टेक्नोलॉजी ढूंढने आया, कोई भी ट्रैवलर है लेकिन कॉमर्शियल पर्पस के लिए आया, भैया कितने दिन रुक जाओगे यार? खुद सोचो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यार साल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? और अगर आपका स्टे 1 साल से ज्यादा है तो भैया सीधा सीधा सा मतलब है कमाना शुरू कर दिया आपने। इसके बिना किसी देश में 1 साल कैसे टिक जाओगे? क्लियर है ना बेटा बात? तो अगर आपका स्टे 1 साल से कम है तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनोगे, ठीक है? ऐसे सीजनल वर्कर, बेटा इंडिया में भी आते हैं बहुत सारे सीजनल वर्कर छोटे छोटे देशों से, नेपाल से। थापा आ गए, मोमोज बनाने शुरू कर दिए, ठीक है जी। थापा वैसे कास्ट है, नेपालियों की कास्ट है थापा, ठीक है जी। मोमोज बनाने शुरू कर दिए, एक सीजन के लिए आए थे, सर्दियों का विंटर सीजन करने। बेटा ज्यादा अच्छे बिक गए, हम रुक गए साल से ज्यादा। तो भैया साल से ज्यादा रुक गए हो, वैसे भी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया आ रहा होगा तभी रुक गए हो, कमा भी यहीं रहे होंगे, खर्च भी यहीं रहे होंगे, जोड़ भी यहीं रहे होंगे, तभी तो रुक गए हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे, सारी बात क्लियर हो गई? बेटा लास्ट वन, लास्ट डज नॉट इंक्लूड द पॉइंट, तो मैं लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा बात है। बॉर्डर वर्कर who live near international border crosses the border on regular basis to work in other country, they are considered to be the normal resident of the country in which they live, not where they work from। बेटा आप ना कोई बॉर्डर वर्कर हो, वैसे मैंने आपको एग्जैक्ट सिचुएशन में बताई थी, किस सिचुएशन पे ये लगा था बेटा? यूरोप बाबू, बहुत बड़ा यूरोप है, लगभग 27-28 देशों से मिलकर बना हुआ है यूरोप पूरा, ठीक है जी। अब बेटा वहां तो डिमार्केशन भी नहीं है, ये बात ना मैंने तब भी की थी जब इंडिया पाक चाइना डिफरेंस होता था, तब भी करी हुई है भाई। वहां तो क्लियर कट कोई ऐसा डिमार्केशन भी नहीं है कि यहाँ से दूसरी कंट्री शुरू हो गई, कोई ऐसा बॉर्डर भी नहीं खड़ा कर रखा, आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। कोई पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं है, कोई करेंसी का बैरियर नहीं, पूरे के पूरे सारी के सारे यूरोप में एक ही करेंसी चलती है, यूरो, ठीक है ना? और मैं कहता हूँ जो इंडिया से घूमने जाते हैं ना बेटा, अगर आपने एक किसी भी देश का वीजा लगवा लिया तो आप सारे देश घूम के आ सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन। यही यूरोप का सिस्टम, और उन्हीं के लिए पॉइंट डाल गया। बाबू कहता है बॉर्डर वर्कर हो लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर। अब बॉर्डर वर्कर हो, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हो, कहते हैं क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री। रोज बॉर्डर क्रॉस करते हो टू वर्क इन अदर कंट्री, मतलब घर यहाँ है, ये बॉर्डर है, अगले किलोमीटर पे बेटा दूसरा देश है, और क्या कर रहे हो बेटा? रह रहे किसी और देश में और काम कर रहे किसी और देश में, ऐसा है एक्चुअली में यूरोप में। तो वो कहता है अगर आप बॉर्डर वर्कर हो और बेटा डेली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हो क्योंकि आप दूसरे देश में काम करते हो, आप किस देश के रेजिडेंट बने रहोगे? जिस देश में आप रहते हो उस देश में नहीं जहां काम करते हो। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इससे ना बेटा हमारे उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा जिसकी हम बहुत देर से फिर आते हैं। अब सुनो जी, सेम बात ही तो है। इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। पहले फटाफट से मुझे एक बात बता, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ
रशिया। ठीक है जी, काम करने वाला इंडियन। अब इंडियन के एंगल से सोचो बेटा, शाम को 5 बजे रशियन एम्बेसी से बाहर कदम रखता है। रशियन एम्बेसी के बाहर क्या है, तो इंडिया ही है। ठीक है जी, 5 बजे से लेकर शाम के सुबह 10 बजे तक बेटा इंडिया में रहता है। और सुबह 10 बजे जैसे ही रशियन एम्बेसी में कदम रखता है, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया। मतलब 7 घंटे काम करता है रशियन एम्बेसी में यानी कि रशिया में, और बेटा बाकी के 17 घंटे इंडिया में रहते हैं। किस देश का रेजिडेंट बनाए भैया उसको? सर इस पे 6 पॉइंट एप्लीकेबल है। बॉर्डर वर्कर, जो मैंने अभी पॉइंट बोला, बॉर्डर वर्कर who live near international border crosses the border on regular basis to work in other country, they are considered to be the normal resident of the country in which they live, not where they work from। बेटा आप रोज बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, ऐसे तो माना जा रहा है। 17 घंटे इंडिया, और बेटा सुबह 10 बजते ही बॉर्डर क्रॉस रशिया पहुंच गए। 10 से 5 कहाँ रहे, रशिया रहे। 5 बजे फिर बाहर कदम रखे रशियन एम्बेसी से, फिर इंडिया आ गए। बॉर्डर वर्कर हो, रोज बॉर्डर क्रॉस करते हो टू वर्क इन अदर कंट्री, यू आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच यू लिव। कहाँ रहते हो? रहते तो इंडिया में हो, काम तो रशिया में करते हो, तो उस देश के रेजिडेंट बने रहोगे जहाँ रहते हो। जहाँ काम करते हो उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि बेटा आप इंडियन ही बने रहोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? क्लियर हो गई सारी बात? पक्का? करें इसके ऊपर एक केस छोटे सा? चल ठीक है जी, आप कह रहे हो तो करते। लो उत्तर फटाफट से स्टार्ट होना। 7 पॉइंट है, 2-3 मिनट्स लो, फटाफट से इसको पैक करो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। आयुषी, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडियन होगा कि नहीं होगा? बाबू इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। और बेटा काम करने वाला भी इंडियन, तो बेटा कहाँ से उसको अमेरिकन बना दोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, दिक्कत तब होती जब ये काम करने वाला अमेरिकन होता, तब ये बॉर्डर वर्कर बन जाता। कि रहता अमेरिका में 17 घंटे, लेकिन काम इंडियन एम्बेसी में करता है यानी कि इंडिया में करता है, तो ये बॉर्डर वर्कर कंसीडर होता, तो उस केस में ये अमेरिकन बन जाता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ो जी। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। अच्छी, और यार जापान का टूरिस्ट है, 2 महीने के लिए इंडिया है, तो कैसे बन जाएगा भैया वो इंडियन? पहला पॉइंट बाहर निकालते हैं, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस। ठीक है जी, तो बाबू ये क्या रहेगा? जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट बना रहेगा। आगे बढ़ो जी। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। आदित्य, ये तो इंडियन ही रहेगा बेटा। एक क्रिकेट मैच देखने से बेटा कोई आपको रेजिडेंटशिप पाकिस्तान की नहीं मिल जाती। आगे बढ़ाए, चलो जी। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। क्या कहते हो रिद्धि? होगा बाबू, यूएनओ का ऑफिस है इन अमेरिका, और खुद बोल रहा है कि आपका स्टेक है लेस देन 1 ईयर। फोर्थ पॉइंट याद करो, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किस देश के रेजिडेंट बने रहते हो? जिस देश को बिलोंग करते हो। अगर 1 साल से ज्यादा हो तो बात बिगड़ती है, यहाँ तो वैसे ही लेस देन 1 ईयर। जिस देश के रेजिडेंट हो उसी देश के बने रहोगे, इंडिया के ही बने रहो। चलो जी आगे बढ़ाओ। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। ये तो कहने की बात ही नहीं होगी, कुछ इंडिया नहीं है, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस भी इंडिया में ही है, कुछ कहने की बात ही नहीं, इंडिया नहीं बने रहोगे। आगे बढ़ाओ। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। क्या कहते हो गार्गी? बाबू एक फॉरेन से टूरिस्ट आया ताजमहल देखने, हॉलीडे स्पेंड करने, 1 महीना हॉलीडे स्पेंड करी, इंडियन बन जाएगा? कभी भी नहीं बनेगा। फर्स्ट पॉइंट बाहर निकाल देगा बेटा, डज नॉट इंक्लूड का। लास्ट वन, इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। बेटा हज यात्रा करने जा रहे हो, इंडिया नहीं बने रहोगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाएंगे आगे।
नेक्स्ट कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं सिटीजनशिप, सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप। चलो जी आराम से समझते हैं इसको क्या होती है चीज। बेटा लोग ना इन दोनों कंसेप्ट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेटा इसमें ना सिमिलैरिटी कुछ ऐसा है नहीं। आराम से समझ लिया बेटा। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, लॉ का कंसेप्ट है बेटा ये। और बेटा सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, बेटा अभी हमने पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। वो सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट और रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, अभी पढ़ा बेटा। आप दो तरीके से सिटीजन बन सकते हो किसी भी देश के। या तो बेटा आप किसी कंट्री में पैदा हो जाओ तो आप उस कंट्री के सिटीजन कंसीडर होते हो, और दूसरा तरीका बेटा पैदा ना हो लेकिन लॉफुली अप्लाई कर दो बेटा, लॉफुली आप अप्लाई करो। और बेटा अगर एक कंट्री का कानून आपको परमिशन दे दे तो बेटा तब भी आप बन सकते हो सिटीजन। दो ही रास्ते हैं, या तो उस कंट्री में पैदा हो जाओ अगर उसका सिटीजन बनना है तो, या बेटा पैदा नहीं भी हुए दूसरी कंट्री में पैदा हुई तो लॉफुली अप्लाई करो, ठीक है ना जी। तब जाकर अगर अप्रूवल मिल जाए उस देश से तो बेटा तब आप उसके सिटीजन बन सकते हो। और बता देता हूँ सिटीजन हमेशा आप एक ही कंट्री कर सकते हो। अगर एक कंट्री में आपका नाम लिखा गया तो दूसरी कंट्री से कटेगा ही कटेगा। सेम काम अक्षय कुमार ने किया, पता हो तो। पैदा वो कनाडा में हो गए तो ऑटोमेटिकली एक्वायर करी सिटीजनशिप कनाडा की, ऑटोमेटिकली तो कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर करी उन्होंने। बेटा लास्ट ईयर शायद 15 अगस्त को या इसी ईयर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करी कि उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल गई। तो बेटा उनका नाम फिर कनाडा के सिटीजन में से कट गया। ठीक है जी सर, वो तो थोड़ी सी हस्ती ऐसी है तो उसको परमिशन मिल गई। आप बेटा पूरी जिंदगी भी चक्कर काटते रहो कि सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं जाती। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है जी, अभी तक बात समझ आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और सिटीजनशिप के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। आप ये मत सोचना कि इसके लिए लोग प्लान नहीं करते, इसके लिए तो लोग बहुत अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं। ठीक है जी, चंडीगढ़ में बैठा हुआ मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे बराबर में एक सरदार जी बैठे थे, ठीक है जी, और लगातार मेरे बराबर में बैठ रहे थे। मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग थी, रोज 7 घंटे की। ठीक है जी, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, काफी अच्छे दोस्त हो गए 5-6 दिन के बाद। तो बात बात में पता लगा वो सिटीजन ऑफ जर्मनी है। मैंने कहा भाई कैसे? तो उसने बताया कि इसके पीछे भी प्लानिंग है। तो उसके फादर इंडियन थे, उसकी मदर तो जर्मनी की रेजिडेंट थी, सिटीजन थी। उसके फादर गए थे वहीं पर, पसंद आ गई उसकी मम्मी, शादी हो गई, सब कुछ हो आ गया। कुछ टाइम के लिए इंडिया में आए, वापसी आए 1-2 साल के लिए। लेकिन इन द मीन टाइम उसकी मदर प्रेग्नेंट हो गई। स्पेशली उन्होंने बेटा ये काम किया कि जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी तो स्पेशली जर्मनी गई और वहां उसको जन्म दिया ताकि उसको सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी मिले। सर उस टाइम की बात आप समझो यार, इंडिया का वीजा ज्यादा स्ट्रांग है कि जर्मनी का, सब समझदार है। ठीक है, अब तो खैर फिर हमारी रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। उस टाइम पर भैया इंडियन को कहीं जाना हो वीजा तो अप्रूव होता नहीं था, जर्मनी का कहीं कटेगा नहीं वीजा, जहां मर्जी का अप्लाई कर दो। तो बेटा इस चीज में इतनी प्लानिंग हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे भी उसी दिन पता लगा कि इस चीज में भी प्लानिंग होती है भाई। ठीक है ना, हम तो इंडियंस है ना बेटा, दिल दिमाग जान, हमारा तो मन ही नहीं करता बाहर जाने का। सहारनपुर नहीं छोड़ता, नुमाइश कैंप नहीं छोड़ता, कहाँ इंडिया छूटेगा? ठीक है ना, तो हम कभी सोचते नहीं, लेकिन जो लोग सोचते हैं, जो बाहर जाने में इंटरेस्टेड है, वो बहुत सोचते हैं इन चीजों के बारे में। चलो खैर बेटा, समझ में आई बात? सिटीजन कैसे बनते हैं? ठीक है बेटा, रेजिडेंट कैसे बनते हैं? इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है जी, दो ही तरीके से रेजिडेंट बना जा सकता है अगर दोनों कंडीशन पूरी कर लो। बेटा ये थोड़ी देर पहले मैं इसकी बात कर रहा था
बेटा अगर आपका स्टे किसी देश में 1 साल से ज्यादा है प्लस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री आ रही है, तो आप बेटा उस कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कल से जानते आ रहे हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन। बेटा इन तीनों को मिलाकर बनता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो बाबू अगर ये दोनों कंडीशन पूरी है, किसी एक कंट्री में आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हो, आपका स्टे 1 साल से ज्यादा है और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो कंट्री है, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने दोनों कंसेप्ट बताए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि आप किसी और कंट्री के सिटीजन हो और किसी और कंट्री के रेजिडेंट हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं जानता हूं भैया कम से कम 50 मेरे स्टूडेंट है जो इस टाइम किसी ना किसी और फॉरेन कंट्री में, 50 होंगे। ठीक है जी। और अकेले कैंसी होंगे 40। वो पैदा कहाँ हुए? इंडिया में पैदा हुए, सिटीजन ऑफ इंडिया है। कनाडा शिफ्ट हुए भी किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, वहीं कमा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं जोड़ रहे हैं। रेजिडेंट कहाँ के हो गए? कनाडा के हो गए। स्टे भी 1 साल से ज्यादा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कनाडा। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि आप सिटीजन किसी और देश के हो, रेजिडेंट किसी और देश के हो, ये कोई कंसेप्ट इंटरचेंजेबली यूज होने वाला है ही नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए। चलो चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। ऑल्दो मैंने इसकी बात की है, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। बेटा जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे थे ना, 3 सेक्टर या 4 सेक्टर, तो मैंने इन दोनों की बात की है। क्या होती है बेटा फैक्टर इनकम? बाइलेटरल कंसेप्ट। बाइलेटरल कंसेप्ट बेटा, आप किसी को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो तो बेटा आपको फैक्टर इनकम मिल रही है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? बाइलेटरल है, टू साइडेड है, आप किसी के लिए कुछ करो तो वो आपको बेटा पे करे। ठीक है बेटा। व्हाट अबाउट ट्रांसफर इनकम? इट इज अ यूनिलेटरल कंसेप्ट। आप किसी के लिए कुछ नहीं भी करो, कोई सर्विस नहीं दी, तब भी आपको मिल रही है, ऐसी इनकम को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसफर इनकम। बेटा फैक्टर इनकम ना अर्न करनी पड़ती है, जिससे हम बोलते हैं अर्निंग कंसेप्ट है, ये कमानी पड़ती है। और बेटा ये कमानी नहीं पड़ती बेटा, इट इज रिसीट कंसेप्ट, मिल जाती है बस, बिना कुछ करे भी मिल जाती है। तो बेटा ये अर्निंग कंसेप्ट है, ये रिसीट कंसेप्ट है, क्योंकि ये कमानी पड़ती है, अर्निंग कंसेप्ट है, इसलिए बेटा नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम, हमेशा उसमें जुड़ती सिर्फ फैक्टर इनकम, जो कमाते हो। ठीक है जी। ऑल्दो मैंने भी ये नहीं बताया कि नेशनल इनकम क्या और डोमेस्टिक इनकम क्या, पर बेटा नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम जुड़ती है सिर्फ फैक्टर इनकम। ठीक है जी। क्योंकि बेटा ये कमाई नहीं है तो किसी ने फ्री में दे दी, काइंड ऑफ दान है ये तो बेटा मिलने वाला। बाबू ये कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होती। कौन रिसीव करता है बेटा फैक्टर इनकम? बेटा बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, जस्ट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये रिसीव करते हैं फैक्टर इनकम। बेटा ट्रांसफर इनकम कौन रिसीव करता है? जनरली रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। बेटा इनको रिसीव करते हैं जनरली हाउस होल्ड्स या बेटा गवर्नमेंट। वो एग्जांपल देना जरा फैक्टर इनकम के, अब समझदार हो, ये रिसीव करते हैं फैक्टर इनकम क्या होंगी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एग्जांपल देना जरा ट्रांसफर इनकम के। देखो गवर्नमेंट क्या रिसीव करती है? टैक्स। सर अब ये मत सोचना कि गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करती है तो मैं टैक्स देता हूं, अगर सरकार मना कर दे मैं कुछ नहीं करती तो टैक्स नहीं दोगे? देना ही पड़ेगा भाई। अब ये कहते हो सरकार को, सरकार मेरे घर के बाहर की सड़क बना तो देता हूँ टैक्स, नहीं बनाएगी तो नहीं दोगा टैक्स, ऐसे कर रोक लोगे? सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट है क्या? तो बेटा कोई ये बाइलेटरल कंसेप्ट नहीं, यूनिलेटरल है, देना ही पड़ेगा। सेम वे हाउस होल्ड कैसे रिसीव करते हैं ट्रांसफर इनकम? बहुत बार बात की है इसकी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है ना, सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, बहुत एग्जाम्पल थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? दोनों छोटे छोटे कंसेप्ट खत्म कर दिए, सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप और फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, डन। अब वो एक बड़ा कंसेप्ट उठा लेते हैं, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स।
वो इसको आराम से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या कहता है बेटा फाइनल गुड्स, क्या कहता है इंटरमीडिएट गुड्स? बेटा फाइनल गुड्स ना दो ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, either used for consumption or helpful in the production of other goods। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स भी दो तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इधर यूज्ड फॉर रीसेल और these are also helpful in the production of other goods। लो जी आराम से समझते हैं। बेटा मैंने क्या बोला, फाइनल गुड्स के दो इस्तेमाल है, या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होंगे, और ध्यान रखना कंजम्पशन के लिए सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है इसको, हाउस होल्ड्स। जब भी पेपर में कह देना कि ये गुड्स हाउस होल्ड ने खरीदा, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता। हम क्या मानते हैं, हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड को बोला गया कंज्यूमिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की भाषा में से बोलते हैं कंजम्पशन सेक्टर है ये इकोनॉमी का, कंज्यूम ही करता है, बस ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करता। तो वो अगर हाउस होल्ड ने खरीदा है, ऑब्वियस मतलब है किस लिए खरीदा होगा? कंजम्पशन के लिए खरीदा होगा, यानी कि बेटा सीधा का सीधा आंसर है फाइनल गुड्स है। जो प्रोडक्ट कहते हैं ना हाउस होल्ड ने खरीदा, सीधा आंसर लिख देना फाइनल गुड्स, कोई और ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। या फाइनल गुड्स और क्या होते हैं, एक तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बेटा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा ये ना दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बट ध्यान रखना ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन यही मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं, दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये नहीं खोते बेटा। इसीलिए ना कुछ लोग इसको प्यार से ना कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्यार से ना कैपिटल गुड्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स बोल देता है, कोई अपनी भाषा में इन्वेस्टमेंट भी बोल देता है। ये लोगों ने आसान तरीका ढूंढा, बस इसको याद रखेगा। ठीक है जी बाबू। जस्ट लाइक मशीनरी, क्या बेटा हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स? है क्या इसकी आइडेंटिटी खो जाती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन? प्रोडक्शन जैसे ही बनकर तैयार हुआ मशीनरी टूट के गिर जाएगी, आइडेंटिटी खत्म। ऐसा होता है क्या? बताओ, कभी भी नहीं होता ऐसा बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं, पर ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होते होते इनकी खुद की आइडेंटिटी कभी नहीं बचती। एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक पैटिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पैटिस मैन्युफैक्चर करती है, कोल का यूज करती है बेटा, कोल का लकड़ी का यूज किया जाता है। अब बेटा जैसे ही पैटिस बनकर तैयार हो जाती है, कोल की लकड़ी की कोई आइडेंटिटी बचती है? खत्म, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचती। और मैं कहूँ बेटा कोई ब्रांड है जो ये चेयर बनाता है, ठीक है जी, एक मोल्ड एंड डाई खरीद रखा है उन्होंने, काइंड ऑफ मशीनरी खरीद रखी है। क्या करते हैं, खोलता हुआ प्लास्टिक बहुत गर्म करके बेटा उस मोल्ड एंड डाई में डाल देते हैं, जैसे वो ठंडा होता है निकाल लेते हैं, इस शेप की चेयर निकल आती है। मुझे बात बताओ बेटा, वो मोल्ड एंड डाई टूट के गिर जाता है जब प्रोडक्शन खत्म हो जाता है चेयर का? क्या बात कर रहे हो? तो बेटा ये दोनों दोनों ही प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन बेटा ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता ड्यूरिंग प्रोडक्शन, बट ये आइडेंटिटी खो देता है। बेटा हमेशा बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि भैया कोई एक एग्जांपल देना फाइनल गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का, और मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ बेटा, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी आ सकता है, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी आ सकता है। कोई भी चीज अपने नाम से फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं बनती, अपने इस्तेमाल से बनती है फाइनल या इंटरमीडिएट। मैं कहूँ आपको मिल्क इज परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड, मिल्क क्या है यहाँ पर, हाउस होल्ड ने खरीदा, फाइनल गुड्स। और मैं कहूँ मिल्क इज परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप फॉर रीसेल, मिल्क क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट गुड्स। और मैं कहूँ मिल्क इज परचेज्ड बाय द डेयरी शॉप फॉर मेकिंग चीज, उससे वो पनीर बनाना चाहते हैं बेटा। हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। पनीर बनने के बाद मिल्क की कोई आइडेंटिटी है? तो बाबू मिल्क की एग्जांपल है। अब एग्जांपल यहां मिल्क लिख दो, एग्जांपल यहां मिल्क लिख दो, नाम से कुछ हुआ, नाम से कोई प्रोडक्ट फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होगा, अपने यूज से होगा। सेम चीज बेटा, शुगर इज परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड, फाइनल गुड्स। शुगर इज परचेज्ड बाय अ किराना शॉप फॉर रीसेल, इंटरमीडिएट गुड्स। शुगर इज परचेज्ड बाय अ
कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडी। बेटा हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कैंडी बन गई उससे, एंड लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कैंडी बनने के बाद शुगर की कोई आइडेंटिटी है? समझ रहे हो? एग्जाम्पल कितने सारे हो सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में? बस ध्यान रख लेना बेटा, ये जो रीसेल और बेटा प्रोडक्शन होना है, ये बेटा इन द सेम ईयर होना है। आपने कोई इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा, इंटरमीडिएट में इसलिए बोल रहा हूँ, या तो आपने रीसेल के लिए खरीदा या आपने दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए खरीदा, और उसकी आइडेंटिटी भी खो जाएगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अगर बेटा ये 1 साल के अंदर अंदर रीसेल हो गया या 1 साल के अंदर अंदर दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में लग गया, तो ये इंटरमीडिएट है। ये 1 साल वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 1 साल में ना लगा तो बेटा ये फाइनल गुड्स बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है अभी तक सारी बात? पक्का से? बेटा ये नेशनल इनकम में भी जोड़े जाते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी जोड़े जाते हैं। मैंने अभी तक ये नहीं बताया नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये कैसे क्यों जोड़े जाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। बेटा आज का ही मुद्दा अभी खत्म कर दूंगा। और बेटा ये ना तो नेशनल इनकम में जोड़े जाएंगे ना डोमेस्टिक इनकम में जोड़े जाएंगे। बेटा इनकी जो डिमांड होती है, इनकी डिमांड को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, लो समझा देता हूं क्या मतलब है डायरेक्ट डिमांड का, क्या मतलब है डिराइव्ड डिमांड का। बाबू मैं कहता हूं आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पैकेट्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है जी। डेली आप क्या करते हो बेटा, 200 किलो कोल खरीदते हो और बेटा 1000 पैकेट्स बनाते हो। ठीक है, 200 किलो कोल और बेटा 1000 पैकेट्स बनते हैं डेली आपकी फैक्ट्री। आज में आपका एक स्कूल का ऑर्डर आता है कि हमें पैकेट्स चाहिए आपसे 2000। आपने क्या किया बेटा, जिससे आप कोल खरीदते हो उससे कहा जी आज 400 किलो कोल एक्स्ट्रा देना, जो 200 देते हो वो देना, 400 और एक्स्ट्रा देना। मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट डिमांड कोल की आई आपके पास? डिमांड किसकी आई बेटा? डिमांड पैकेट्स की आई है। पैकेट्स की डिमांड आई है, कोल ने अपनी डिमांड, कोल एक इंटरमीडिएट गुड्स है ना, जब पैकेट्स बनकर तैयार होगी कोल की कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी ना। कोल ने अपनी डिमांड डिराइव की है फ्रॉम द डिमांड ऑफ पैकेट्स। हर इंटरमीडिएट गुड्स के एंगल से सोचते हैं ना, वो अपनी डिमांड डिराइव करता है फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स, इसलिए बेटा इसकी डिमांड को डिराइव्ड डिमांड बोला जाता है। सेम बात और भी है, मान लो बेटा आप ना तोल कर कैंडी बेचते हो, ठीक है, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, तोल कर बिकती थी बेटा टॉफी। ठीक है जी, बेटा कैंडी बेचते हो तोल कर, रोज क्या करते हो बेटा, 50 किलो शुगर खरीदते हो और बेटा रोज का माल बनता है कैंडी का 100 किलो। 50 किलो अकेला रॉ मटेरियल शुगर है, बाकी कलर एसेंस वो ब्ला 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 जो भी डलता होगा, ठीक है जी, 100 किलो माल रोज बिकता है। आज आपके पास ऑर्डर आता है बेटा 20 किलो कैंडी का कहीं से, जिससे आप शुगर खरीदते हो, आपने उसको 10 किलो शुगर एक्स्ट्रा देना है। आज मेरे पास एक ऑर्डर है, अब मुझे क्या बताओ, क्या आदमी खुद से डायरेक्ट डिमांड करने आता शुगर की आपसे? वो तो कैंडी की डिमांड करने आया ना, कैंडी की डिमांड डायरेक्ट डिमांड है ना। शुगर ने तो अपनी डिमांड डिराइव की है फ्रॉम द डिमांड ऑफ कैंडी, और शुगर मेरे एग्जांपल में इंटरमीडिएट गुड्स ही तो है। जब कैंडी बनेगी तो शुगर की कोई आइडेंटिटी बचेगी कोई? तो समझ में आया बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड को डिराइव्ड डिमांड क्यों बोला गया? क्योंकि अपनी डिमांड डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक इस बात में? बढ़ाएं बात को आगे, अभी 10 मिनट का मुद्दा कम से कम आ, चलो आज रहने दो इसको, ठीक है जी। एक नेशनल इनकम वाला पॉइंट अभी अधूरा है, इक्का दुक्का बात और रहती है मेरे पास अभी करने के लिए। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।